गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भावना पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्था। तो सबसे पहले ये शिक्षण है क्या? तो शिक्षण एक कार्य है जिससे हम शिक्षा प्राप्त करने हेतु करते हैं। तो विद्यालय के अंदर सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, जो भी वहाँ पर परिस्थिति प्रयुक्त की जाती है टीचर द्वारा, वो सब हमारी शिक्षण के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवस्थाएं। तो ये जो शिक्षण का कार्य है ये कोई सरल कार्य नहीं होता है। कहा भी गया है कि शिक्षण एक चाय का प्याला नहीं है जो हर कोई पी ले, ऐसा व्यवसाय नहीं है। ये व्यवसाय बहुत कठिन होता है और इसमें हमें टीचिंग में विभिन्न फेजेस से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो इसके 3 फेजेस होते हैं: प्री एक्टिव फेजेस, इंटरएक्टिव फेजेस और पोस्ट एक्टिव फेजेस। अब देखिए 3 फेजेस। पहला प्री एक्टिव फेजेस जिसपे हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। नेक्स्ट इंटरएक्टिव फेजेस जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हम प्लान करते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज में हमने जो भी एग्जीक्यूट किया है उससे रिलेटेड हम देखते हैं, उसका इवेलुएट करते हैं कि वो कैसा रहा, कितना सफल हुआ और क्या क्या कमियां रही। अब फर्स्ट हम बात करते हैं प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग। तो ये जो हमारी प्री एक्टिव फेजेस की जो अवस्था होती है, ये अवस्था हम कक्षा में जाने से पूर्व, हम यहाँ पर जो भी क्रियाएं करते हैं वो शिक्षण कार्य में जाने से पहले हम कार्य करते हैं। पहला है डिटरमिनिंग गोल्स इन टर्म ऑफ एक्सेप्ट बिहेवियरल चेंज। सबसे पहले हम एक अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ये जो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं ये हम बालक को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि बालक की आयु क्या है, बालक का ज्ञान उस विषय वस्तु के बारे में पहला क्या है और उसकी मानसिक योग्यता क्या है। नेक्स्ट कंटेंट सिलेक्शन। It is to be done considering the following action। अब अगला कार्य हमारा होता है कि पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उस चीज के बारे में निर्णय लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 चीजों को ध्यान देते हैं। द एक्सेप्टेड टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि बालक इसके बारे में क्या सीख पाएगा। नेक्स्ट लेवल एंड मोड ऑफ मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट। यहाँ पर हम कंटेंट को पढ़ाने के लिए और बच्चों को प्रेरित करने के लिए हम कैसे उसे मोटिव कर सकते हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड टू बी यूज्ड। यहीं पर हम कंटेंट को बच्चे तक पहुंचाने के लिए हम ये भी देखते हैं कि हम वहाँ पर कौन सी विधि यूज कर रहे हैं और कौन से हम साधनों का, इंस्ट्रूमेंट, साधनों या यंत्रों का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन so that this arrangement of content may assist in transfer of learning। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था करते हैं, उनको एक क्रमबद्ध रूप में हम रखते हैं और हम यहाँ पर सरल से कठिन की ओर की चीजों का भी ध्यान रखते हैं और पाठ्य वस्तु को कैसे रखना है, किस प्रकार रखना है, किस शैली में रखना है, इस चीज का भी हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है selection about the instructional methodology by keeping in view the content, entering behavior and the level of the student। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अनुदेशन तकनीकी का देखते हैं
कि हम कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल करें कि और बच्चों के पूर्व व्यवहार को हम देखते हैं और उसी ही को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधि एवं प्रविधियों के संबंध में हम निर्णय लेते हैं कि विद्यार्थी दिए गए ज्ञान को सरलता पूर्वक ग्रहण कर सके। और अध्यापक प्रशिक्षण के समय छात्र अध्यापक को इस कौशल के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं how and when of teaching strategy to decide how to make use of the previously selected method and strategy during the classroom teaching। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण युक्तियों का विवरण। अब शिक्षण युक्तियां क्या होती हैं? शिक्षण युक्तियों को हम इस प्रकार जानते हैं कि शिक्षण युक्तियां इक्वल टू शिक्षण प्रविधि प्लस विधि। तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के बारे में भी सोचते हैं कि हम कब कौन सी विधियों को स्टार्ट करेंगे और प्रविधियों को कि किस प्रकार उसको लागू करेंगे। ये चीजों को हम ध्यान देते हैं कि कब टीचर कक्षा में आएगा तो सबसे पहले उसे क्या करना है, अपना व्याख्यान कैसे देना है, व्याख्यान करते वक्त उसे कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री को प्रस्तुत करना है, विकासात्मक प्रश्न वो किस प्रकार पूछेगा, साथ ही मूल्यांकन कब करेगा और श्यामपट्ट कार्य कब लिखेगा, कैसे लिखेगा, ये सब चीजों का डिसाइड यहाँ पर करा जाता है। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, अंतः क्रिया की अवस्था। इस अवस्था में शिक्षक जो भी प्लानिंग बनाता है कि वो उद्देश्य निर्धारित करता है, मैं ये पढ़ाऊंगा, साथ ही वो विषय वस्तु को निर्धारित करता है, साथ ही वो शिक्षण युक्तियों को निर्धारित करता है, तो यहाँ पर फिर वो उनको एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट पॉइंट, साइजिंग ऑफ द क्लास। यहाँ पर साइजिंग मतलब ये नहीं होता है कि क्लास बड़ी है या छोटी है। यहाँ पर टीचर जब कक्षा में जाता है तो एक ही क्षण में देखकर यह अनुभव कर लेता है कि इस कक्षा के बच्चे कितने नॉलेज वाले हैं, उन्हें किस प्रकार का ज्ञान है और कौन सा बच्चा अधिक योग्य है और कौन सा बच्चा उन्हें परेशान करने वाला है। ये चीज का वो ज्ञान कर लेते हैं एक छोटी सी अनुभूति में ही। नेक्स्ट, नोइंग द लर्नर। यहाँ पर वो विद्यार्थियों को जानते हैं, जानने के साथ साथ वो विद्यार्थियों को जानते हैं, जानने के साथ साथ अब जो उन्होंने अनुभूति की थी, देखा था कि ये बालक कैसा है, तो यहाँ पर अब वो उनके पूर्व ज्ञान को जांचते हुए यहाँ पर उनकी समस्याओं का निदान करने के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे इनकी समस्या का निदान किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, प्रेरकों का चयन। यहाँ पर प्रेरक के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे प्रेरक होते हैं या जो वो अनुक्रिया करेगा, वो जो होते हैं वो शाब्दिक रूप में भी होते हैं और अशाब्दिक रूप में, दोनों ही पर होते हैं। अब यहाँ इसका चयन टीचर द्वारा किया जाता है कि वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रेरकों में से किसका चयन कर रहा है। नेक्स्ट, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अब प्रेरक का चयन और प्रस्तुत करने के बाद वो पृष्ठपोषण देता है। पृष्ठपोषण और पुनर्वलन से तात्पर्य विद्यार्थियों को प्रेरणा देना है, क्योंकि जब तक हम विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं करेंगे तो उनकी अनुक्रिया की संभावना बढ़ती नहीं है, और जब हम उन्हें पुनर्वलन या पृष्ठपोषण देते हैं तो उनकी अनुक्रिया जो होती है बने रहती है और वह अच्छे अपने शिक्षण कार्य में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर वो ध्यान देते हैं कि जो भी वो शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वो विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्रदान करे, जिससे बच्चे अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सकें और उसका जो अंतः प्रक्रिया है वो अधिक फलदायी हो सके।
शिक्षण युक्तियों के अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रत्यक्षीकरण, निदान और मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है। In the deployment of the teaching strategy, the following 3 areas should be considered. अब जब वो मैंने बताया अभी आपको 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ लर्निंग, कि वो किस लेवल पे सिखा रहा है। नेक्स्ट, लेवल और कंटेक्स्ट of learner, their background, need, motivation, attitude and cooperation and opposition. Next, in the interactive stage, these activities are carried on not only by the teacher but also by the student. जो ये अंतःक्रिया जो होती है, यहाँ पर सबसे पहले ये भी ध्यान दिया जाता है कि शिक्षण जो पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है, उसका जो लेवल है वो कैसा है और वो बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा है, बच्चों को जागरूक कर रहा है, बच्चों की स्किल्स को डेवलप कर रहा है, बच्चों की पोटेंशियल पावर बढ़ा रहा है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर जो भी उसने कक्षा में पढ़ाया उस चीज के बारे में देखा जाता है कि उसका ये मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी जो अंतःक्रिया रही, जो उसने उद्देश्यों को फलीभूत करा, जो उसने वो करा, तो वो कितने फलीभूत हुए, कितनी मात्रा में प्राप्त हुए। तो ये स्टेज भी विभिन्न पदों में चलती है। तो फर्स्ट है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंज कॉज्ड बाय टीचिंग, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की वास्तविक रूप में परिभाषा। यहाँ पर सबसे पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि वास्तविक रूप में वो क्या बच्चों में क्या परिवर्तन लाना चाहता था, और जो वो परिवर्तन लाना चाहता था वो वांछित परिवर्तन लाया या नहीं लाया। शिक्षण की समाप्ति के पश्चात अध्यापक शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को परिभाषित करता है, जिससे मानदंड व्यवहार कहते हैं। इसके लिए अध्यापक विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स। यहाँ पर मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन, विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अध्यापक ऐसी प्रविधियों का प्रयोग करता है, ऐसी तकनीकियों का प्रयोग करता है जो विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ होती है, और ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है जिसके द्वारा वह बच्चों के सभी पक्षों को देख सके और उनका मूल्यांकन कर सके। चेंजिंग द स्ट्रेटेजी इन टर्म ऑफ गैदर्ड एविडेंस, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब मूल्यांकन प्रविधि से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त परिणामों के आधार पर अध्यापक अपने शिक्षण की कमियों और सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापक मूल्यांकन द्वारा जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण में सुधार और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, व्यूह रचनाओं, प्रविधियों आदि का प्रयोग करता है, जिससे उसका शिक्षण अच्छा हो सके और उपयुक्त हो सके। थैंक यू।